शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के ऊपर पे हम मनाते हैं। और आज की पूर्णिमा इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि आज ग्रहण भी लग रहा है। यह संकेत है प्रकृति की तरफ से कि जब जब आपको पूर्ण होने का अभिमान हो जाएगा तब तब अपमान भी आ जाएगा, वो ग्रहण के रूप में आपके जीवन पे आ जाएगा। तो सावधान रखिए कि जब भी कोई आपको निर्देशित करे कि आप पूर्ण है, आप सर्वज्ञाता है, आप सर्वविदित है, तो समझ जाइए कहीं ना कहीं से अब ग्रहण लगने वाला है। यह प्रकृति का चीज है, तो आप इन चीजों को भी ध्यान रखिए, बातें कह रही है। और इसी के साथ चालू होता है पितृपक्ष का दिन, प्रतिपदा लगने वाली है और पितृपक्ष होगा। पितृपक्ष के दिन में हम उन सभी पूर्वजों को याद करते हैं, अपने अपने पुरखा को याद करते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कुछ अंश दे के चले गए होंगे। उनकी स्मृतियां हमारे जहन में है नहीं कहीं, हम उन्हें याद करते हैं। आज इसी विशेष दिन पे मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, डॉक्टर अनिल गुप्ता, डॉक्टर उदयभान सिंह चौहान और हमारे संजीव यद्दू ने मिलकर के निर्णय लिया कि हम आज इस विशेष दिन के ऊपर में हम उन तमाम शिक्षकों को याद करेंगे आप लोग के प्रतीकात्मक रूप में, और आपको सम्मानित करके हम उन लोगों को सम्मान भेजने का प्रयास करेंगे जो हमारे जीवन में अदृश्य रूप से कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण रोल अदा किया हुआ है, जाकि हम अपनी जिंदगी को संवार पाए हैं और आज समाज में कुछ कर पा रहे हैं। लाइफ वर्सिटी का मकसद है उन शिक्षकों को सम्मान करना जो अपनी किताबी और स्कूल की चार दीवारी से बाहर निकल करके समाज के हित में कुछ कार्य कर रहे हैं। तो हम कुछ ऐसे ही रत्नों को तराशने का काम किया है, तलाशने का काम किया है इस लाइफ वर्सिटी के मंच के द्वारा। आप लोग का स्नेह, प्यार और आशीर्वाद बना रहे इस मंच को, और यह कड़ी आगे चलेगी। लेकिन हर कड़ी जब आगे चलती है तो उजाले की ओर जाना पड़ता है, क्योंकि गुरु का शीर्ष यही रहा है कि हम अंधकार से उजाले की ओर चले। और कार्यक्रम का शुभारंभ उजाले और ऊर्जा के प्रतीक सूर्य देवता को नमन करते हुए करना चाहिए। और कहा जाता है कि विश्व में सूर्य देवता का प्रतीकात्मक अग्नि के रूप में यहाँ मौजूद है। हम उस दीप प्रज्वलन के साथ आज की कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। वो शिक्षक जो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से अपना योगदान दिए हैं, और शायद हम उन्हें रिकॉल कभी कर नहीं पाते क्योंकि हम अनजाने में उनसे कुछ न कुछ जरूर सीखा जरूर है। वो जरूरी नहीं है कि चार दीवारी के स्कूलों में बैठा वो शिक्षक हो सकता है कि कोई राह चलता मजदूर भी आपको ज्ञान दे दिया हो, वह भी शिक्षक ही होता है। वह हो सकता है कोई कुली जिसने मुझे एक ज्ञान दिया था, कुली ने, वह भी तो मेरा शिक्षक था। आज पितृपक्ष की पूर्व दिन पे हम उन तमाम शिक्षकों को याद करते हैं जिसने कुछ न कुछ आपके जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया हो, क्योंकि शिक्षक वह है जो शील, क्षमा और कर्तव्य परायणता का न केवल पाठ पढ़ाता है बल्कि उसका अनुसरण भी करता है। ऐसे ही तमाम शिक्षकों को श्री गणेश विनायक आई फाउंडेशन, लाइफ वर्सिटी और श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल लक्ष्य फाउंडेशन की समस्त टीम नमन करती है, अभिवादन करती है। अगर हमारे जीवन को संवारने का काम ठोक पीट करके कोई करता है तो वह शिक्षक करता है, जिसके अंदर में ये पंच महाभूतों को संवारने की क्षमता होती है। पंच महाभूत का पहला शब्द अगर पहला वर्ग का कोई आता है, पहला भूत अगर कोई है तो पृथ्वी है। और पृथ्वी का प्रमुख गुण होता है वो होता है स्थिरता, यानी धैर्यता, यानी कि सहनशीलता। वह शिक्षक ही है जो इतना स्थिर, इतना धैर्य, इतना सहनशील होता है कि सारी उद्दंडताओं को देखते हुए, जानते हुए भी अपने विद्यार्थी को हर बार क्षमा करता हुआ चलते चलता है, ताकि विद्यार्थी एक सही व्यक्तित्व के रूप में निखर पाए। पंच महाभूत का दूसरा भूत जो है वह जल है। जल अर्थात लचीलापन। हर शिक्षक अपने बच्चे को सिखाता है कि जीवन में आपको अकड़ के नहीं चलना है, जीवन में आपको लचीला होना बहुत आवश्यक है। जब जब कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि
व्यक्ति के अंदर में अकड़ आ जाए तो शिक्षक उसे किसी न किसी प्रकार से या तो कभी उलाहना दे करके या भी कभी दंड दे करके या सिखाने का प्रयास करता है कि जल बन जा, यानी जिस पात्र में जा उस पात्र जैसा तेरा व्यवहार हो जाए ताकि तू जीवन में सफलता रहे। तीसरा भूत आता है अग्नि। अग्नि यानी ऊर्जा, ऊर्जा यानी तेज, यानी विद्यार्थी के अंदर में जब शिक्षक का आगमन होता है तो ही उसके जीवन में उत्साह आता है। जब जब हम नैराश्य में चले जाते हैं, जब जब हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, तब ही कोई शिक्षक हमारे जीवन में आता है जो हमें उस नैराश्य से बाहर ले जाता है, हमारे अंदर में एक नई ऊर्जा, नई उत्साह को प्रकट करता है, जिससे विद्यार्थी का जीवन कंचन से हो जाता है, स्वर्ण प्रभा बन जाता है। अगला जो महाभूत है वह वायु कहलाता है। वायु जो गति का प्रतीक है, अर्थात विद्यार्थी की चंचलता का प्रतीक है यहाँ पे, लेकिन वह चंचलता नकारात्मकता की ओर न चली जाए। यहाँ पे रोल पुनः प्रस्तुत करते हैं शिक्षक, ताकि उसे सही दिशा में लाया जाए, उसके विचारों को सकारात्मक ले जाया जाए। ऐसे शिक्षकों को हम नमन करते हैं। पांचवा महाभूत आकाश कहलाता है। आकाश जो विस्तार को प्रतीक करता है, जो संभावनाओं को प्रतीक करता है। शिक्षक का विद्यार्थी के मन में अनंत संभावनाओं को ढूंढता है, उसे खोल देता है, ताकि व्यक्तित्व जो उसका हो, उस विद्यार्थी का जो दृष्टिकोण हो वह आकाश जैसा विशाल हो जाए। तब यह कोई विद्यार्थी संपूर्ण मानव बन जाता है। हम आज ऐसे शिक्षकों का यहाँ पे याद कर रहे हैं, ऐसे शिक्षकों को हम सम्मानित कर रहे हैं। मैंने कहा कि पंच महाभूत हैं, तो शिक्षक के भी अलग अलग गुण हैं। हम उन शिक्षकों को धीरे धीरे याद करेंगे और याद करेंगे हमारे सनातन युग से लेकर के मध्यकालीन के उन तमाम शिक्षकों को जिन्होंने समाज की दिशा ही बदल दी, समाज के सोचने का पैटर्न बदल दिया। क्योंकि शिक्षक का सम्मान इस समाज में कोई और नहीं कर सकता, एक शिक्षक ही एक शिक्षक का सम्मान कर सकता है। हम तो केवल एक माध्यम मात्र हैं। हमारी ऐसी कोई औकात नहीं कि हम आप जैसे महान भावों का सम्मान कर सके। हम तो केवल आपकी उस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए आप लोगों के पास एक लालसा के साथ में निवेदन भेजा था कि आपके अंदर में जो ऊर्जा है उसकी धूल इस प्रांगण में आ जाए और हम उस ऊर्जा से पुनः एक बार अभिभूत हो जाएं। मैं आज अपने तमाम शिक्षकों को याद करता हूं जो आज इस दुनिया में है नहीं, और नरेंद्र पांडे को नरेंद्र पांडे बनाने लायक बना दिया है। हमारे यहाँ शिक्षकों ने हमेशा कहा है और सनातन परंपरा रही है कि दान देना चाहिए। हमारे यहाँ कभी लेने को नहीं कहा गया, हमेशा देने की बात कही गई है, और जो जितना दिया वो उतना महान हुआ। हमारे यहाँ तो कहा कि मृत्यु सामने खड़ी थी फिर भी दान मांगा तो अपना कवच और कुंडल निकाल करके महादानी कर्ण बन गया। मुकरध्वज हमारे यहाँ पे है ही है, आरंग जिसके नाम से है कि उन्होंने अपने ही मांस निकाल करके बाज को खिला दिया। ऐसे बहुत से दानवीर लोग आए हैं और आज भी दानवीर है, और दानवीर का ही यह जगह है कि आज शिक्षा का मंच दाऊ कल्याण सिंह को नमन करता है, जिनके दान की वजह से न जाने कितने स्कूल कॉलेज और अस्पताल चल रहे हैं। और धन्य है छत्तीसगढ़ मातारी जिसने दाऊ कल्याण सिंह जैसे, दादाजी जैसे दानवीरों को पैदा किया। लेकिन उसके पहले समझना है थोड़ी सी, क्योंकि शिक्षक का काम स्वास्थ्य को देखना भी है, और जब बात आती है स्वास्थ्य की तो शिक्षक कहता है कि मन को स्थिर रख, मन को केंद्रित रख। पहली बार यह शब्द मन और केंद्र दोनों हमने शिक्षक से सुना था, और आज डॉक्टर्स, बड़े बड़े डॉक्टर्स कह रहे हैं कि आपकी सारी बीमारी का जड़ मन है, तो मन को केंद्रित करना है। उसके पहले यहाँ पे आए तो वक्ता और भी कह रहे थे कि आज पूरा समय लोग नशे से परेशान हैं। लाइफ वर्सिटी नाम इसीलिए दिया कि लाइफ की डाइवर्सिटी जहां हो वह लाइफ वर्सिटी है, और लाइफ की जहां पाठ्य पढ़ाया जाए वह यूनिवर्सिटी का नाम लाइफ यूनिवर्सिटी है, लाइफ वर्सिटी है। इसके बाद मैंने नशे के ऊपर में एक अंक निकाला था जिसमें कुछ रिसर्च आए थे, और वह रिसर्च मुझे झकझोर दिया था, तो मुझे उन्हें शब्दों में पिरोना पड़ा कि छत्तीसगढ़ नंबर 1 पे है, सूखे नशे में भी नंबर 1 पे है। और आप अगर लगातार समाचार पत्रों को पलटा रहे हैं, देखना होगा बहुत सारी मुहिम चलती है लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता।
हम बच्चों को कैसे समझाएं कि आप नशे से दूर रहें, बच्चों को कैसे समझाएं कि आप अपना खान पान सुधारें। हमारे योगाचार्य लोग कहते हैं कि आहार विहार पे ध्यान देना है, लेकिन बच्चे नहीं मानते। लाइफ वर्सिटी की जब मैं परिकल्पना कर रहा था कि मुझे एक मैगजीन निकालनी चाहिए समाज के लिए, तो शब्दों का चयन कर रहा था क्या शब्द दे, तो मुझे शब्द मिला लाइफ वर्सिटी, और इसी पे हम कार्यक्रम करते चले जा रहे हैं। डॉक्टर लालू मेन सिंह साहब यहाँ मौजूद हैं। मैंने कुछ किसी की प्रेरणा मिली, उस समय साइबर क्राइम का जोर बहुत चला था। पूरे देश भर से प्रतिष्ठित जो लोग साइबर क्राइम पे काम करने वाले पुलिस ऑफिसर्स हैं, साइबर क्राइम, साइबर साइकोलॉजिस्ट, डीफेक्ट वीडियोस के प्रति मनोविज्ञान को समझने वाले, इवन सीबीआई के डायरेक्टर जो साइबर क्राइम देखते हैं, उन सबको मैंने ऑनलाइन इकट्ठा किया और 1.5 घंटे का 12 एपिसोड पूरे भारत में अगर कोई किया होगा तो लाइफ वर्सिटी के इस मंच ने किया था। तो हम लगातार ऐसी ही जागरूकता के कार्यक्रम में चल रहे हैं और मुझे साहब लोग का बहुत बहुत सहयोग मिलता रहता है। आगे की मुहिम लाइफ वर्सिटी शिक्षक समारोह सम्मान में जो चलेगी, मगर क्यों कैसा विचार आया, क्या अलग होगा शिक्षक सम्मान, क्योंकि शिक्षक सम्मान तो बहुत होता है और यहाँ पे बहुत से शिक्षक भी ऐसे बैठे हैं जो मुख्यमंत्री, राज्यपाल से भी सम्मानित हैं, फिर भी उन्हें लाइफ वर्सिटी के इस मंच ने बुलाया और अपने आप को गौरव महसूस करता है। मैंने शुरुआत में कहा कि शिक्षक वो जो पंच महाभूतों को बैलेंस करना सिखा देता है। मैंने पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के रूप में आपको लाया। वह शिक्षक जो शील क्षमा कर्तव्य परायणता का पाठ पढ़ाता है और अनुसरण करता है। लेकिन समय वो है शिक्षा के दृष्टि में आई कैसी, उन शिक्षकों को भी आगे लेके याद करने का समय होता है। तो परंपरा अगर चली आती है शिक्षकों की, तो याद आता है वो सप्तऋषियों का दिन, सप्तऋषियों का समय। वो हमारे पहले शिक्षक थे जिन्होंने ब्रह्म वेदों को, चारों वेदों को ला करके इस सृष्टि को समर्पित कर दिया ताकि प्रकृति के साथ में संतुलन बना रहे। और जब जब प्रकृति का संतुलन बिगड़ा है तब तक मानवता विकृति की ओर आई है। दूसरे शिक्षक का नाम अगर कहीं सृष्टि में आता है तो वेद व्यास का आता है। वह वेद व्यास जिस संकल्प के शिक्षक थे, जिन्होंने संकलन किया और वेदों को, ज्ञान को आम जनता के पहुंच तक पहुंचा दिया। और कहा जाता है कि वेद व्यास पहले ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने गुरु शिष्य परंपरा के प्रणेता रहे हैं। वहां से गुरु शिष्य की आई, क्योंकि उसके पहले ज्ञान ऋषियों के पास से मिलता था, कोई लिया और आगे बढ़ गया। लेकिन गुरुकुल पद्धति की पहला कॉन्सेप्ट अगर कहीं से आया तो वो शिक्षक वेद व्यास जी के पास से आता है, जिन्होंने हमें संकल्प सिखाया था। तीसरे गुरु का अगर कहीं नाम आता है तो आज भी वह चरितार्थ होता है। वह व्यक्ति, वह गुरु का नाम, वो शिक्षक का नाम श्री कृष्ण कहलाता है। श्री कृष्ण जिसने कर्म योग और धर्म योग की शिक्षा दे डाली, कर्म योग का मार्ग दिखाया और जीवन को उन्होंने साधना बना दिया। ऐसे शिक्षक का हम सम्मान करते हैं। आप सिद्धि शिक्षक, कर्मयोगी कहलाते हैं। श्री कृष्ण के रूप में मैं आप सभी को यहाँ देख पाता हूँ। चौथे शिक्षक का नाम अगर मेरे पास में आता है तो वो महर्षि पतंजलि का आता है, जिन्होंने योग सूत्र की अवधारणा देकर के आत्मा का साक्षात का मार्ग बतला दिया हमको। उन्होंने पहली बार बतलाया माइंड, बॉडी और सोल के डिटॉक्सिफिकेशन का सही प्रोसेस क्या है। पूरे वैज्ञानिक अवधारणा के साथ पतंजलि ऋषि ने सिखला दिया कि हम सही मानने में स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। अगला नाम जब आया तो मध्यकालीन युग आ चुका था। तब नाम अगर किसी शिक्षक का आता है तो आचार्य चाणक्य का आता है, जिसने अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र के माध्यम से समाज को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। उसके बाद अगर कोई शिक्षक आया तो आदि गुरु शंकराचार्य का नाम आता है, जिसने बता दिया अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म को अंदर ढूंढने की जरूरत है। और उन्होंने सिद्धांत दे दिया अद्वैत का। अद्वैत के सिद्धांत से हमें उन्होंने जीने की कला सिखला दी। और इसके साथ उन्होंने पूरे देश को एक सूत्र में बांध दिया। ना कोई वैश्य रहा, ना कोई शैव रहा, यह पूरी परंपरा को एकता में बांधा। शायद वही बात अभी उदय भान सिंह चौहान भी कह रहे थे। और इसके बाद उन्होंने ज्ञान के पुनर्जागरण के लिए कई मठों का निर्माण कर दिया, जिसमें से आप प्रमुख 4 मठों को जानते हैं।
अंत में अगर शिक्षकों के नाम आती है तो नाम आता है तुलसी, कबीर और नानक का, जिसने भक्ति योग दिखला दिया और भक्ति के माध्यम से समाज को कैसे जोड़ा जा सकता है, व्यक्तित्व का विकास कैसे किया जाता है, उन्होंने बतलाया और धर्म को कर्तव्य बतला करके आम जनता तक पहुंचा दिया, जिनके शिक्षण से हमारा हृदय अपने आप जागृत हो चुका, हम प्रबलित हो चुके हैं। अज्ञान से ज्ञान की ओर, अशांति से शांति की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर ले जाने वाले ऐसे तमाम शिक्षकों का लाइफ वर्सिटी सम्मान करके अपने आप को गौरव महसूस करता है। हम वहाँ के वासी हैं जहाँ के लोग भाजी भात खाते हैं, और भाजी भात खाने में कितनी क्षमता है यह भी समझने की जरूरत है। हमारा शरीर कहते हैं कि वात, पित्त और कफ त्रिदोषों से मिलकर बना होता है, और मानसिक रूप से हम सत रज तमस के हैं। और छत्तीसगढ़ की जो प्रकृति है वह वात की प्रकृति है, इसलिए यहाँ के लोगों को भाजी भात खाना बहुत जरूरी है। अगर भाजी भात खा करके छोड़ करके आप पनीर खा लेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। तो वात पित्त का संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। गर्मी का मौसम आता है, यहाँ पित्त बढ़ जाता है, तब बसिया खाना पड़ता है और बोरे बासी खा करके ही बाहर निकलना पड़ता है। ये हमारे कई विटामिन B12 और विटामिन C को जन्म देता है, और पेट ठीक रहता है। जो बोरे बासी नहीं खाता गर्मी में अक्सर पेट की वजह से बीमार पड़ जाता है। तो मेरा निवेदन है कि आप अपने छत्तीसगढ़ी की परंपरा को, कल्चर को जीवित रखें, खाते रहिए। दुख होता है जब छत्तीसगढ़ का कोई बेटा कहता कि मैं बोरी बास नहीं खाता, तब मुझे मध्य प्रदेश वासी होने, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश का हो गया, तो सोचना पड़ता है कि तू नहीं खाता तो मैं क्यों खाऊं। लेकिन मैं रोज बोरेबासी खाता हूं। मैं आज भी आपको ये बतलाता हूं, क्योंकि पेट उसी से ठीक रहता है। तो आप भी बोरेबासी खाइए, वात पित्त कफ को बताइए।